द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय 11 इन्वेस्टर के लिए सुरक्षा विश्लेषण सामान्य दृष्टिकोण hindiaudiobook.com। प्रश्न, क्या आप कृपया मुझे बताएंगे कि यहाँ से जाने के लिए मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? उत्तर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। विल्स कैरोल, एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। भविष्य का मूल्यांकन। वे कौन से कारक हैं जो निर्धारित करते हैं कि आपको कोई भी स्टॉक खरीदने के लिए कितना तैयार होना चाहिए? जबकि आप देख रहे हैं कि एक कंपनी 10 गुना कमाई कर रही है, जबकि उसी समय दूसरी 20 गुना कमाई के लायक होती है, और आप तर्कसंगत रूप से यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप एक स्पष्ट व उज्जवल भविष्य के लिए अधिक भुगतान नहीं कर रहे हैं, जो बाद में एक बुरा सपना भी साबित हो सकता है? इन सब प्रश्नों को देखते हुए ग्राहम को लगता है कि ये वो 5 तत्व हैं जो इस परिस्थिति में निर्णायक हैं। ग्राहम ने उन्हें इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया है। नंबर 1, कंपनी की सामान्य दीर्घकालीन संभावनाएं। नंबर 2, इसके प्रबंधन की गुणवत्ता। नंबर 3, इसकी वित्तीय ताकत और पूंजी संरचना। नंबर 4, इसका लाभांश रिकॉर्ड। नंबर 5, इसकी वर्तमान लाभांश दर। आइए आज के बाजार के अनुसार इन कारकों को परखें। दीर्घकालीन संभावनाएं। सबसे पहले बुद्धिमान निवेशक को उस कंपनी की कम से कम 5 साल की वार्षिक रिपोर्ट फॉर्म 10 के कंपनी की वेबसाइट या एडगार डेटाबेस से डाउनलोड करनी चाहिए। यह रिपोर्ट आपको 2 ओवरराइडिंग प्रश्नों के उत्तर देने में आपकी सहायता करती है, जो ये हैं। पहला, यह कंपनी क्या विकसित करती है? दूसरा, मुनाफा कहां से आया है या आएगा? अब इन प्रश्नों को हल करने में आने वाली समस्याओं को देखें। कंपनी एक सीरियल अधिग्रहण करता है। एक वर्ष में 2 या 3 से अधिक अधिग्रहणों का औसत पोटेंशियल ट्रबल का संकेत है। आखिरकार, अगर कंपनी खुद ही अपने स्वयं के निवेश की तुलना में अन्य व्यवसायों के स्टॉक को खरीदती है, तो आपको कंपनी की कहीं और भी जांच करनी चाहिए, और आपको कंपनी के एक अधिग्रहणकर्ता के रूप में कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए। आपको कॉर्पोरेट अपच की बीमारी को देखने के लिए बाहर भी देखना चाहिए। जैसे कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने बड़े अधिग्रहण कर लिए थे, लेकिन अब उन्हें कॉर्पोरेट अपच हो रही है, जिसके कारण वे अब अपने पुराने अधिग्रहणों को वापस छोड़ने के लिए विवश हैं। जैसे ल्यूसेंट, मेटल, क्रेकर ओट्स और टाइको इंटरनेशनल उन कंपनियों में से एक है जिन्हें इस बीमारी से होने वाले नुकसान पर अधिग्रहण से बचना पड़ा है। अन्य पुरानी फर्में राइट ऑफ या अकाउंटिंग चार्ज लेती हैं। इससे साबित होता है कि वे अपने पिछले अधिग्रहणों के लिए ओवरपेड हैं। भविष्य में सौदे के लिए यह एक अपशगुन है। कंपनी एक ओपीटी एडिक्ट है। ये कर्ज ले रही है या अन्य लोगों के पैसे के बोटलोड यानी पर्याप्त राशि को बढ़ाने के लिए स्टॉक बेच रही है। वार्षिक रिपोर्ट में इस कैश फ्लो को, ओपीएम के इन फैट इन्फ्यूजन को कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहा जाता है। आप एक बीमार कंपनी को विकसित होते हुए देख सकते हैं, भले ही उनके अंडरलाइंग बिजनेस पर्याप्त कैश पैदा नहीं कर रहे हों। जैसा कि ग्लोबल क्रॉसिंग और वर्ल्डकॉम ने बहुत पहले यह लोगों को नहीं दिखाया था। कंपनी एक जॉनी वन नोट है, जो अपने अधिकांश राजस्व के लिए एक ग्राहक पर निर्भर है। अक्टूबर 1999 में फाइबर ऑप्टिक्स निर्माता साइकेमोर नेटवर्क इंक ने पहली बार जनता को स्टॉक बेचे। प्रोस्पेक्टस से पता चला कि एक ग्राहक विलियम कम्युनिकेशन ने साइकोमेर के टोटल रेवेन्यू, जो कि $11 करोड़ था, उसमें पूरे $11 करोड़ का निवेश किया था। व्यापारियों ने $15 अरब के साइकेमोर के शेयरों की निष्ठा से कीमत लगाई थी। दुर्भाग्य से विलियम्स 2 साल बाद ही दिवालिया हो गए। हालांकि साइकेमोर ने अन्य ग्राहकों को भी बाद में अपने स्टॉक बेचे, लेकिन साल 2000 और 2002 के बीच इसका स्टॉक 97% तक गिर गया। जब भी आप किसी कंपनी के विकास और लाभ के स्रोतों का अध्ययन करते हैं, तो सकारात्मकता के साथ साथ नकारात्मकता पर भी नजर रखें। ये कुछ अच्छे संकेतों में इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे कंपनी के पास व्यापक बड़ी खाई हो, या फिर बड़ा प्रतिस्पर्धी लाभ होना चाहिए, वरना कंपनी एक उस महल की तरह जिसके चारों ओर कम चौड़ी खाई होने के कारण उसे आसानी से कब्जे में लिया जा सकता है, उसी तरह ही कुछ कंपनियों को उनकी उस छोटी खाई की वजह से ही आसानी से उनके प्रतिद्वंदियों द्वारा मार डाला जाता है।
जबकि वे अन्य लगभग अभेद होती हैं जिनकी यह खाई काफी चौड़ी होती है। कुछ ऐसी ताकतें होती है जो कंपनी की उस खाई को चौड़ा कर सकती है, जैसे कि एक मजबूत ब्रांड पहचान, मोनोपोली या नजदीकी मोनोपोली, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सस्ते में बड़ी मात्रा में माल या सेवाओं की आपूर्ति करने की क्षमता, एक यूनिक इंटेंजिबल एसेट या एक रेजिस्टेंस टू सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापना के लिए प्रतिरोध आदि ही वे असली ताकतें हैं जो कंपनी को एक अभेद किले के रूप में अजय बनाती है। कंपनी मैराथन है, जॉगिंग नहीं है। आप आय विवरणों पर वापस जाकर देख सकते हैं कि रेवेन्यू और शुद्ध आय पिछले 10 वर्षों में सुचारू रूप से और तेजी से बढ़े हैं या नहीं। फाइनेंशियल एनालिस्ट जर्नल के एक हालिया लेख ने पुष्टि की कि अन्य अध्ययनों से पता चला है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां ओवरहीट और फ्लेम आउट हो जाती हैं। यदि कंपनी की कमाई टैक्स के बाद 10% की दीर्घकालीन दर से बढ़ रही है तो यह टिकाऊ हो सकती है, लेकिन 15% ग्रोथ हर्डल यह है कि कई कंपनियों ने खुद के लिए निर्धारित भ्रम पाल रखे हैं। इसके अलावा एक उच्च दर रिटर्न या 1-2 साल में विकास का अचानक फट पड़ना यह संकेत देता है कि आगे सब कुछ फीका पड़ने की संभावना निश्चित है। ठीक उसी तरह जैसे एक अनुभवहीन मैराथनर जो इस दौड़ को एक 100 मीटर दौड़ की तरह पूरी दौड़ दौड़ने की कोशिश करता है। कंपनी बोती है और फिर काटती है। एक कंपनी को नए व्यवसाय को विकसित करने के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके उत्पाद कितने अच्छे हैं या इसका ब्रांड कितना शक्तिशाली है। इसे कुछ पैसे अपने अनुसंधान और विकास पर खर्च करने ही होते हैं। हालांकि अनुसंधान और विकास खर्च आज विकास का स्रोत नहीं है, लेकिन ये कल हो सकते हैं, खास तौर पर अगर एक फर्म के पास नए विचारों और उपकरणों के साथ अपने व्यवसायों को फिर से जीवंत करने का एक सिद्ध रिकॉर्ड होना चाहिए। अनुसंधान और विकास का औसत बजट उद्योगों और कंपनियों में भिन्न भिन्न होता है। जैसे साल 2002 में प्रोक्टर एंड गैम्बल ने R&D पर अपने शुद्ध बिक्री का लगभग 4% खर्च किया था, जबकि 3M ने 6.5% और जॉनसन एंड जॉनसन ने 10.9% खर्च किया था। लंबे समय में एक कंपनी जो R&D पर कुछ भी खर्च नहीं करती है वह उसके मुकाबले उतनी ही कमजोर है जितना जो उस पर खर्च करती है। मैनेजमेंट की गुणवत्ता और आचरण। एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव को यह बताना चाहिए कि वे इसके विकास के लिए क्या करेंगे और फिर उन्हें वो करना चाहिए जो उन्होंने करने के लिए कहा हो। इसकी पुष्टि के लिए पिछली वार्षिक रिपोर्टों को पढ़ें कि प्रबंधकों ने किस पूर्वानुमान का अनुमान लगाया था और क्या उन्होंने उन्हें पूरा किया या उससे कम किया। प्रबंधकों को अर्थव्यवस्था, अनिश्चितता या कमजोर मांग जैसे सभी उद्देश्य वाले अनिश्चित कारणों को दोषी ठहराने के बजाय अपनी विफलताओं को स्वीकार करना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब यह भी जांचें कि क्या अध्यक्ष के सालाना पत्र का स्वर वॉल स्ट्रीट पर नवीनतम स्टाइल के साथ लय में है या स्थिर है या उतार चढ़ाव वाला है। ये प्रश्न यह निर्धारित करने में भी आपकी सहायता कर सकते हैं कि क्या कंपनी चलाने वाले लोग कंपनी के मालिक के हित में कार्य करेंगे। क्या वे नंबर 1 की तलाश कर रहे हैं। एक फर्म जो अपने CEO को एक वर्ष में $100 मिलियन का भुगतान करती है, उसके पास इसके बहुत अच्छे कारण होते हैं। अगर इसका कोई ठोस कारण न हो तो इस तरह के अस्पष्ट मोटे पैसे देने का मतलब है कि यह फर्म मैनेजरों के लिए मैनेजरों द्वारा संचालित की जाती है। यदि कोई कंपनी अपने स्टॉक विकल्प को अंदरूनी सूत्रों के लिए रिप्राइस करती है तो इससे भी दूर रहें। इस स्विच रूप में एक कंपनी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए मौजूदा स्टॉक विकल्प को रद्द कर सकती है और फिर उन्हें लाभप्रद कीमतों पर नए लोगों के साथ बदल सकती है। यदि उनके स्टॉक मूल्य कभी शून्य पर नहीं जाते हैं व उनका संभावित लाभ हमेशा अनंत हो तो ये विकल्प कॉरपोरेट परिसंपत्तियों के अच्छे संचालन को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। कोई भी स्थापित कंपनी जो विकल्पों को रिप्रेजेंट करती है, जैसा कि दर्जनों उच्च तकनीकी फर्मों के पास होता है जो कि आपको डाउन कर सकता है, वह कोई भी निवेशक जो एक ऐसी कंपनी में स्टॉक खरीदता है उसकी हालत आगे बहुत खराब हो सकती है। स्टॉक विकल्पों के बारे में अनिवार्य फुटनोट के लिए वार्षिक रिपोर्ट में देखकर आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन ओवरहैंग कितना बड़ा है। उदाहरण के लिए AOL टाइम वार्नर ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि
कि उसके पास 31 दिसंबर 2002 तक के सामान्य स्टॉक के 4.5 बिलियन शेयर बकाया हैं। लेकिन रिपोर्ट में एक फुटनोट से पता चलता है कि कंपनी ने 657 मिलियन शेयर विकल्प जारी किए थे। इसलिए AOL की भविष्य की कमाई को 15% अधिक शेयरों में विभाजित करना होगा। जब भी आप किसी कंपनी के भविष्य के मूल्य का अनुमान लगाते हैं तो आपको स्टॉक विकल्पों में से नए शेयरों की संभावित बाढ़ की जांच भी करनी चाहिए। इसके लिए फॉर्म 4 www.sec.gov पर एडगार डेटाबेस में उपलब्ध है, जो दिखाता है कि किसी फर्म के वरिष्ठ अधिकारी और निदेशक शेयर खरीद या बेच रहे हैं या नहीं। किसी एक अंदरूनी सूत्र को बेचने के लिए इसका एक वैध कारण हो सकता है, जैसे विविधीकरण, एक बड़ा घर, एक तलाक निपटान, लेकिन बार बार बड़ी बिक्री एक लाल संकेत देती है। एक प्रबंधक वैध रूप से आपका साथी नहीं हो सकता है यदि आप जब खरीदारी करते हैं और वह बिक्री करता है। क्या वे प्रबंधक है या प्रमोटर हैं? कार्यकारी अधिकारियों को अपना अधिकांश समय अपनी कंपनी के निजी प्रबंधन में बिताना चाहिए, न कि इसे निवेश करने वाली जनता के लिए बढ़ावा देना चाहिए। अक्सर सभी CEO शिकायत करते हैं कि उनके स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह कितना ऊंचा जाता है। तब वे ग्राहक के आग्रह को भूल जाते हैं कि प्रबंधकों को स्टॉक की कीमत को बहुत कम या बहुत अधिक होने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इस बीच सभी मुख्य वित्तीय अधिकारियों को अर्निंग्स गाइडलाइंस या कंपनी के तिमाही मुनाफे का अनुमान लगाना चाहिए, जबकि कुछ फर्म लगातार अस्थायी, तुच्छ या काल्पनिक अवसरों का घमंड करते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी करती रहती है। कुछ कंपनियां, जिनमें कोका कोला, जिलेट और USA इंटरैक्टिव शामिल हैं, ने वॉल स्ट्रीट की अल्पकालीन सोच के लिए बस ना कहना शुरू कर दिया है। ये कुछ बहादुर संगठन अपने वर्तमान बजट और दीर्घकालीन योजनाओं के बारे में अधिक विस्तार प्रदान कर रहे हैं, जबकि ये अगले 90 दिनों के लिए अटकलें लगाने से इनकार करते हैं। अंत में पूछें कि क्या कंपनी के लेखांकन व्यवहार को उसके वित्तीय परिणामों को पारदर्शी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है या अपारदर्शी है। यदि नॉन रिकरिंग शुल्क रिकरिंग रहता है तो असाधारण आइटम्स इतनी बार क्रैप करते हैं कि वे साधारण लगते हैं। एबिटेडा यानी ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई जैसे समसामयिक आय, शुद्ध आय को प्राथमिकता देते हैं या प्रो फॉर्म आय का उपयोग वास्तविक नुकसान को कम करने के लिए किया जाता है। आप एक ऐसी फर्म को देख सकते हैं जिसने अभी तक यह नहीं सीखा है कि अपने शेयर धारकों के दीर्घकालीन हितों को पहले कैसे रखा जाए। वित्तीय ताकत और पूंजी संरचना। एक अच्छे व्यवसाय की सबसे मूल संभावित परिभाषा यह है कि यह खपत की तुलना में अधिक नकदी उत्पन्न करता है। अच्छे प्रबंधक उस नकदी को उत्पादक उपयोग में लाने के तरीके खोजते रहते हैं। लंबे समय में इस परिभाषा को पूरा करने वाली कंपनियां मूल्य वृद्धि के लिए लगभग निश्चिंत है और इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेयर बाजार क्या करता है या कहां जाता है। अब कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में नकदी प्रवाह के विवरण को पढ़ने से शुरू करें। देखें कि पिछले 10 वर्षों में परिचालन से नकदी लगातार बढ़ी है या नहीं। अब आप और आगे जा सकते हैं। वॉरेन बफेट की मालिक की कमाई की अवधारणा या शुद्ध आय के साथ साथ परिशोधन और मूल्यह्रास माइनस नॉर्मल कैपिटल एक्सपेंडिचर को लोकप्रिय बनाया है। डेविस के पोर्टफोलियो मैनेजर क्रिस्टोफर डेविस के रूप में चयनित सलाहकारों का कहना है, यदि आप इस व्यवसाय का 100% स्वामित्व रखते हैं तो वर्ष के अंत में आपकी जेब में कितना नकद होगा, क्योंकि यह अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन जैसी अकाउंटिंग एंट्रीज को एडजस्ट करता है। कंपनी की नकद शेष राशि को प्रभावित न करें। रिपोर्ट की गई आय की तुलना में मालिक की कमाई एक बेहतर उपाय हो सकती है। मालिक की कमाई की परिभाषा को ठीक करने के लिए आपको रिपोर्ट की गई शुद्ध आय से इसे घटा देना चाहिए, जो है स्टॉक विकल्प देने की कोई भी लागत जो मौजूदा शेयर धारकों से आय को नए मालिकों के हाथों से दूर कर देती है, और कोई भी अनयूजुअल, नॉन रिकरिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुल्क या कंपनी के पेंशन फंड से कोई इनकम। यदि पिछले 10 वर्षों में प्रति शेयर मालिक की आय कम से कम 6% या 7% की औसत से बढ़ी है तो कंपनी नकदी का एक स्थिर जनरेटर है और इसके विकास की संभावनाएं अच्छी हैं। इसके बाद कंपनी की पूंजी संरचना को देखें। कंपनी के पास कितना ऋण उसके पसंदीदा स्टॉक सहित देखने के लिए बैलेंस शीट को देखें
सामान्य तौर पर दीर्घकालीन ऋण कुल पूंजी का 50% से कम होना चाहिए। वित्तीय वक्तव्यों के चरणों में यह निर्धारित करें कि क्या दीर्घकालीन ऋण निश्चित दर या वेरिएबल है। फिक्स चार्ज के लिए कमाई का अनुपात दिखाने वाली प्रदर्शनी या विवरण के लिए वार्षिक रिपोर्ट में देखें। Amazon.com की 2002 की वार्षिक रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि Amazon की आय अपनी ब्याज लागत को कवर करने के लिए $145 मिलियन कम हो गई है। भविष्य में Amazon को या तो अपने संचालन से बहुत अधिक अर्जित करना होगा या कम दरों पर पैसे उधार लेने का तरीका खोजना होगा। अन्यथा कंपनी अपने शेयरधारकों के पास नहीं बल्कि अपने बॉन्ड होल्डर्स के स्वामित्व में हो सकती है, जो Amazon की परिसंपत्तियों पर दावा कर सकते हैं यदि उनके पास उनके द्वारा भुगतान किए गए ब्याज भुगतानों को हासिल करने का कोई अन्य तरीका नहीं है। लाभांश और स्टॉक पॉलिसी पर कुछ शब्द। पहला, कंपनी इस दबाव में यह बताए कि आप लाभांश का भुगतान नहीं करते हैं तो आप बेहतर हैं। यदि फर्म लगातार अच्छे बाजारों और खराब प्रतिस्पर्धा में आगे निकल गई है तो प्रबंधकों को इसमें स्पष्ट रूप से उपयोग के लिए नकदी डालना चाहिए। यदि हालांकि व्यापार लड़खड़ा रहा है या स्टॉक अपने प्रतिद्वंदियों को कम आंक रहा है तो प्रबंधक और निदेशक लाभांश का भुगतान करने से इनकार करके नकदी का दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरा, जो कंपनियां बार बार अपने शेयरों को विभाजित करती हैं और उन्हें प्रेस रिलीज में बताती रहती हैं, वे अपने निवेशकों से डॉल्स की तरह व्यवहार करती हैं। योगी बेरा की तरह, जो चाहते थे कि उनका पिज्जा 4 स्लाइस में कट जाए, तब वे कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मैं 8 खा सकता हूं। शेयर पसंद करने वाले शेयर धारकों को यह बात याद आती है जब $50 पर एक शेयर के 2 शेयर $100 पर से अधिक शेयर के लायक नहीं है। प्रबंधक जो विभाजन को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने वाली जनता की सबसे बुरी प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं, लेकिन बुद्धिमान निवेशक इस तरह के जोड़तोड़ करने वालों पर कभी भी पैसा लगाने से पहले 2 बार सोचेंगे। तीसरा, कंपनियों को अपने शेयरों को तब खरीदना चाहिए जब वे सस्ते हों या जब वे रिकॉर्ड ऊंचाई पर या उसके निकट हों। दुर्भाग्य से हाल ही में जो स्टॉक अतिरंजित हों, तब कंपनियों के लिए अपने स्टॉक को उस समय पुनर्खरीद करने के लिए बहुत आम बात हो गई है। किसी कंपनी के लिए यह गलत नहीं है कि उस पैंतरेबाजी का असली उद्देश्य शीर्ष अधिकारियों को शेयर धारक मूल्य बढ़ाने के नाम पर अपने स्वयं के स्टॉक विकल्प बेचकर $multi-million का भुगतान करने में सक्षम बनाना है। वास्तविक सबूतों की पर्याप्त मात्रा वास्तव में यह बताती है कि प्रबंधक जो शेयर धारकों के मूल्य को बढ़ाने के बारे में बात करते हैं, शायद ही कभी ऐसा करते हैं। वे शायद ही असल में कभी ऐसा करते हैं। निवेश में जैसा कि सामान्य रूप से जीवन में होता है, अंतिम जीत आमतौर पर काम करने वालों को मिलती है, बात करने वालों को नहीं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।